एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के पॉलिटी के लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इट मींस अब तक आप लोगों से 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ कवर अप करने वाले हैं। तो आज की हमारी ये सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके आप प्ले लिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने वो देखी तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि उसमें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उससे रिलेटेड ही आज आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो स्टूडेंट, आप लोग जैसे जानते हैं आप लोगों का जो जीएस का सेक्शन होता है वो 25 मार्क्स का होता है। पॉलिटी सेक्शन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों से पॉलिटी से किस तरीके से अब तक लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बोडो डोगरी संथाली मैथिली एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये जो भाषाएं हैं ये कौन से संविधान में संशोधन में ये जुड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 या 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो आप लोगों को ये बात पता होगी, अगर आपने लास्ट क्लास भी देखी होगी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये सारी लैंग्वेजेस जो है हम लोगों ने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि ये सारी लैंग्वेज आप लोगों की कौन सी अनुसूची कौन से शेड्यूल में आती है। तो वो आते हैं हमारे 8th अनुसूची में। ओके तो वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया था कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी। तो वो थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो 8 लैंग्वेज थी वो जुड़ी थी। कौन सी कब जुड़ी थी ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये सारी जो भाषाएं हैं कब जुड़ी थी? 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जो आपको क्वेश्चंस कराती हूँ उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स यहाँ बता रही हूँ वो सबको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि इनसे बेस्ड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बता देती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को सारे पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ लेगा या आगे आपको देखने को मिलेगा कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये भाषा देखने को मिली थी। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स बताती हूँ स्टूडेंट, इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब जुड़ी थी? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जुड़ी थी। और ये पहले कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी, और बाद में आप लोगों को ये कितनी देखने को मिली थी? 22 लैंग्वेज देखने को मिली थी। कौन सी अनुसूची में? 8th अनुसूची में, 8th शेड्यूल में ये देखने को मिली थी। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो आपके ऑप्शन थे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट या आयरलैंड से। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों का फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधानों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया था। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये कौन से हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया था? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92
ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट, जितने भी मैं आप लोगों के पॉइंट में हाईलाइट रखती हूँ वो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो अकॉर्डिंग टू अगर आप सेक्शन 92 देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विच मे बी कैरिड आउट बाय ओशन नेविगेशन और इंटरनल कैरेज। अगर आप धारा 92 के अनुसार देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, तो व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो महासागर नेविगेशन या आंतरिक गाड़ी द्वारा किया जा सकता है। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, तो वो लिया था आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कौन से धारा से, ठीक है, तो वो कौन सी धारा थी, धारा 92। तो 92 जो धारा थी उसके अकॉर्डिंग व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोगों को ये मोस्टली सबको आंसर पता होगा कि आपका क्वेश्चन है द एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। तो आप लोगों को इलेक्शन से रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों से तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी वहाँ पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन दे रखे थे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो आप ये सभी जानते हैं जो ये हाथी का जो सिंबल है ये किसका, कौन सी पॉलिटिकल का पार्टी का ये साइन है, तो वह है बहुजन समाज पार्टी। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगर हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो जो बहुजन समाज पार्टी है ये क्या करते हैं, एलिफेंट, हाथी जो है उनका चुनाव चिन्ह है, क्लियर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द माइनॉरिटी दलित कम्युनिटी। ये अल्पसंख्यक दलित समुदाय की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुजन समाज पार्टी का ये जो सिंबल है एलिफेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कि जो भी हमारे माइनॉरिटी दलित कम्युनिटी उनकी स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। और हाथी जो है हमारे देश का एक है पशु प्रतीकों में से एक है फ्यू एनिमल सिंबल में से एक है ये एलिफेंट। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने, जो बहुजन समाज पार्टी है उसका सिंबल है एलिफेंट और इसकी स्ट्रेंथ, इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनॉरिटी दलित कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आप लोगों को बीजेपी, कांग्रेस और भी अदर पार्टीज के सिंबल और उनकी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस एंड बायकैमरल सिस्टम आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम। तो भारत संविधान में याचिकाओं और द्विसंधानात्मक प्रणाली के से संभावित होते हैं। तो वो किस देश से होते हैं, आपके ऑप्शन थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान में जो याचिकाएं हैं और द्विसंधानात्मक प्रणाली से संभावित होते हैं वो कौन है, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन इलेक्शन। तो भारत संविधान में जो आपके कौन से भाग में चुनाव पर लेख शामिल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 15। अगर हम इसको देखेंगे, इसमें डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया के, तो वो किसके बारे में है, हमारे इलेक्शंस के बारे में है। तो यहाँ पे भारत के संविधान के भाग 15 में चुनावों पर लेख शामिल है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के पद और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति चुनाव का आयोग में निहित है। तो आर्टिकल 324 अगर आप लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड होती है, सुपरिटेंडेंस की पावर के बारे में देखने को हमें मिलता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट,
स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखने को मिलेगा, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके ऑफिस के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पार्ट याद रखना है, पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में, और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324 में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया established in 1885 in the oldest party and has faced split several times। तो आप लोगों को यहाँ पे वो पार्टी बतानी है, कौन सी वो पार्टी है जो 1885 में स्थापित की गई थी भारत में, और वो सबसे पुरानी पार्टी है और उसे कई बार विभाजन का सामना करना पड़ा। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। तो ये हम सब जानते हैं कि सबसे पुरानी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस पार्टी जो थी वो सबसे ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे और जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी कौन से थे, हमारे कांग्रेस पार्टी से थे। तो सबसे पुरानी अगर आपसे पार्टी पूछी जाए तो वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कब स्टैब्लिश हुई थी, 1885 में। ओके, आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से क्या पता चलता है? What is revealed by studies on political and social inequalities in democracy। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक में जो असमानताएं होती हैं तो उनसे हमें ये कैसे पता चलता है। असमानताएं तानाशाही में मौजूद नहीं है, लोकतंत्र विकास को रोकता है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है, या असमानताएं लोकतंत्र में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनइक्वालिटीज आर प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी। असमानताएं जो है हमारे लोकतंत्र में मौजूद है, इसी वजह से हमें लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक में असामान्यताओं पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर अध्ययन के द्वारा में ये बात पता चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ही, हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, इनइक्वालिटीज आज भी हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो आज आपसे यहाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है। तो इसीलिए आपको ये दोनों ही पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपके ऑप्शंस दे रखे थे, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन, इलेक्शन कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ इंडिया और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ इंडिया याद करा होगा तो आपको पता होगा कौन सी कमीशन जो है किस में आती है। तो आप लोगों को ये बात पता होगी स्टूडेंट कि फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन और इलेक्शन कमीशन ये किसके पार्ट हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, इसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ये तीनों जुड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अब आप देखेंगे तो ये आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कब कब मेंशन हुई थी और इसकी करंट चेयरमैन कौन है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन। ओके, नेशनल कमीशन फॉर SC ST या कंप्यूटर एंड ऑडिटोरियल ऑफ इंडिया, ये सारे की सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो आप लोगों को सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी याद होनी है स्टूडेंट। अगर हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तो नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस सारे किसमें कौन से कमीशन आते हैं ये याद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको उनके चेयरमैन भी याद कर लेना, चेयरमैन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के कौन से आर्टिकल्स में क्या आता है, उसके करंट चेयरमैन कौन है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके करंट चेयरमैन कौन है। क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ देख लिया कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आती है, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर की जो 3 आप लोग देख रहे हैं, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन और इलेक्शन कमीशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ इंडिया में आते हैं। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान को अपनाने के समय कितने कार्यक्रम थे, कितने कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल थे, 8, 12, 6 या 10। तो ये आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के पास कितने 12 शेड्यूल थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इन 12 शेड्यूल को यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों ने देख सकते हैं कि पहला शेड्यूल था, इसमें हमारे स्टेट और यूनिटरीज के नेम के बारे में हम देखते हैं। सेकंड शेड्यूल में हम लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने भी मिनिस्टर एंड चेयरमैन हैं उनकी सैलरी के बारे में देखते हैं। तीसरे शेड्यूल्स में हम लोग ओथ के बारे में देखते हैं, जितने भी ओथ होते हैं वो सब कुछ हमारी थर्ड शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है। फोर्थ में हमें किसके पास कितनी सीट्स हैं वो सारे शेड्यूल्स हमें फोर्थ शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। फिफ्थ में हम लोग एसटी और एससी वाले एरियाज कितने हैं वो सब कुछ हमारे फिफ्थ शेड्यूल में देखने को मिलता है। सिक्स्थ में हम लोग ट्राइबल एरियाज के बारे में देखते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्राइबल एरिया जितने भी हैं लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। सेवन्थ में आप लोग यूनाइटेड स्टेट और करंट, कॉन्करेंट, ये सब कुछ, ये सारा के सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे सेवन्थ, मतलब किस पे कितनी पावर्स और कितने किसके पास फंक्शंस है वो सब लोग हम लोग सेवन्थ शेड्यूल में देखते हैं। एट्थ में हम लोगों के पास कुछ 22 लैंग्वेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये 8 जो 22 लैंग्वेजेस हैं ये हम लोग 8 शेड्यूल में देखते हैं। 9th में हम लोग कुछ एक्ट एंड ऑर्डर्स के बारे में देखते हैं। 10th में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन जेंडर और डिफेक्शन के बारे में देखते हैं। 11th और 12th में 11th में हम लोग पंचायत और 12th में म्यूनसिपैलिटीज की क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है आप लोगों के 12 शेड्यूल, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 12 अनुसूची हैं जिसमें कि कौन कौन से शेड्यूल में आप लोगों को किस किस के बारे में बताया गया। तो आप लोगों को शेड्यूल भी बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को आज ही अपने जितना हो सके आर्टिकल्स को, अपने शेड्यूल्स को, ये सब कुछ को अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में किस देश के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन है आप लोगों के यूनाइटेड किंगडम, रसिया, आयरलैंड या यूएसए। तो वो कौन सा है जिसने सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने भारत ने अपनाई है, कौन से देश से। तो वो अपनाई गई थी आप लोगों के यूनाइटेड किंगडम से। तो ये ऑप्शन याद रखना है कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, जो आपकी एकल नागरिकता है, ये कहाँ से अपनाई गई थी ये कॉन्सेप्ट, तो वो था यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों के वाइल द यूनाइटेड किंगडम टुडे अलाउ फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप, आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम पर जो है यूनाइटेड किंगडम में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फॉर देम, लेकिन हमारे भारत ने यहाँ से सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया लिया था। ओके, लेकिन ये बात याद रखना कि यूनाइटेड किंगडम में आज जो है ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बियॉन्ड आइडियाज इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ऑल्सो बोरोड हैवीली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पास्ड बाय द British Parliament, a Constitution of India of sorts formulated by the British of India। तो यहाँ पे ब्रिटिश संविधान में उभर रहे विचारों से परे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो भी उनके विचार थे तो उनसे उनके बारे में भारत के लोगों को नहीं पता था। तो भारत ने ब्रिटिश संसद द्वारा क्या पारित किया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी भारी उधार लिया था और भारत के लिए अंग्रेजों द्वारा ये भारत का संविधान तैयार किया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारी प्रस्तावना की में निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का अर्थ है ऐसे व्यवहार करना जैसे कि हम एक ही परिवार का सदस्य हैं। Which of the following terms in our preambles which means behaving as if we are members of the same family।
ऑप्शन है जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी या फेटर्निटी। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रीएम्बल्स भी हैं, तो उनमें से वो कौन सा प्रीएम्बल्स है जो ऐसा दिखाता है कि हम एक ही परिवार से हैं, तो वो है फ्रेटर्निटी, हमारे बिरादरी से। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग यहाँ अगर प्रीएम्बल्स देखेंगे तो प्रीएम्बल्स में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। तो यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो या हिंदी में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पक्ष निरपक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सब क्या हैं, प्रीएम्बल्स दिए गए हैं, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे, आपको जो याद रखनी है, तो वो थी 26 नवंबर 1949 में। ओके, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है अपने प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की, जो ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि जस्टिस, सेक्युलर में, इन सब में वो में क्या क्या बातें कही गई थी। तो आज तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों से यहाँ पूछा गया था कि कौन से आप लोगों के प्रेम्बल्स में ये मतलब है कि हम सब क्या है, एक ही परिवार है, तो वो हमारी बिरादरी से पता चलता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस के अलावा भी जितने पॉइंट्स बताए हैं, वो सब के सब आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स बताती हूँ उसको भी क्लियर करते जाइएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।